शुरू करेंगे हम अपने क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6, जो कि क्या है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, स्थल रूप के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या हो जाएगा उसमें, पर्वत आ जाएगा, पठार आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, मैदान आ जाएगा। पर्वत, पठार, मैदान, बहुत होगा तो तटरेखा के बारे में अगर दिया होगा तो वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन इससे पहले कि इसको स्टार्ट करें, हम लोग पिछले जो चैप्टर था उसमें एक बस पॉइंट छूट गया था, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, तेजी से। देखिए, पिछला जो चैप्टर था उसमें बस ये छूट गया था, माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ जानकारी थी वो छूट गई थी अपनी। क्या था कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा, ठीक है, तेंजिंग नोर्गे शेरपा और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, ये जो है 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। तो सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा, ठीक, ये क्या थे, सबसे पहले व्यक्ति थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं महिला वर्ग में, तो जापान की जुंको ताबेई, ठीक है, जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी, ठीक है, जिन्होंने 16 मई 1975 को 16 मई 1975 को एवरेस्ट पे कदम रखा था। और बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के, यानी कि सीधे सीधे समझिए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। कब चढ़े थे, तो 29 मई 1953 को। उसके बाद विश्व की पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला थी जुंको ताबेई। कब चढ़ी थी, तो 16 मई 1975, कम से कम ईयर तो याद रखिएगा, 1975 को, ठीक है। और भारत की पहली महिला कौन थी, तो बछेंद्री पाल। कब, तो 1984 याद रखिएगा, कम से कम 23 मई 1984। अगर डेट याद रहता है तब तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी याद रहता है तो कम से कम ईयर तो पक्का याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी जो कि पिछले चैप्टर में छूट गई थी। अब आते हैं हम अपने जो चैप्टर है उस पर। चलिए, तो आ जाएं। अब देखिए, आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को देखा हुआ, वही जो है ऊपर में जो पिक्चर है बस वो दिखाया गया है कि कुछ स्थल रूपों को देखा ही होगा। आप देखेंगे पृथ्वी की सतह सभी जगह जो है एक समान नहीं है, ठीक है। पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ भाग जो हैं समतल होते हैं, ठीक। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ये स्थल रूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों की पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है, ठीक है। इधर ये वाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्या है, पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहा जाता है, पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वत है, उसका नाम बतलाना है। एक तो अपने माउंट एवरेस्ट वही हो गए, ठीक है, शायद केटू भी आ जाता है, कंचनजंगा का देखना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए खैर, ये हमारे स्थल रूप हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा हो गया पर्वत, ये पर्वत श्रृंखला हो गया, वही श्रेणी तरह का होता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा पर्वत श्रृंखला हो गया। अब आ जाइए पठार, उसके बाद मैदान आ जाता है, ये पहाड़ी। उसके बाद जलसंधि द्वीप, ठीक, जलसंधि द्वीप हो गया, समुद्र हो गया, ये नदी मुहाना, ये झील, इसको हम समझते हैं, ठीक। अब देखिए, सबसे पहला क्या है, पर्वत।
ठीक है। पर्वत या पहाड़ी दोनों पहले समझते हुए चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए क्या क्या है कि पीछे हम लोग क्या पढ़े हैं। देखिए एक बार इसको हम देख लेते हैं कि पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से क्या होती है, ऊंची ऊंची होती है, ठीक। और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई और खड़ी ढाल वाली जो पहाड़ी होती है उसी को क्या कहते हैं, पर्वत कहा जाता है। तो ये तो हो गया हमारा किसका परिभाषा, पर्वत का, ठीक है। ये हो गया हमारा किसका परिभाषा, पर्वत का, पहाड़ी का, ठीक है। उसके बाद जो है घाटी, जो पर्वत के बीच वाला जो भाग रहता है ना, ठीक, उसको घाटी क्षेत्र कहते हैं, ठीक। मतलब मिट्टी बहा करके लाती है, वो भी मिट्टी से ही बनी है, जो नदियों के द्वारा बहा करके जो मिट्टी लाई जाती है उसी से बनी होती है। पठार किसको कहते हैं, टेबल टॉप आकृति, टेबल टॉप आकृति, इसको पठार कहते हैं। ये भी ऊंचा भाग होता है, लेकिन जो ऊपर वाला भाग जो होता है वो क्या होता है, समतल होता है, ठीक है, टेबल की तरह होता है। लेकिन पर्वत में क्या होता है, इस तरह की क्या आकृति होती है, ठीक। उसके बाद मैदानी क्षेत्र, तो मैदानी समतल होता है, नदियों के द्वारा जो बहा करके मिट्टी लाई जाती है उसी से बनता है। अब देखिए नदी जो पठारी से जो है, पहाड़ वगैरह से क्या होता है, पर्वत वगैरह से जो नदी निकलती है, ठीक है, चूँकि क्या होती है वो हिमानियों से निकलती है, जो बर्फ़ जमे होते हैं उनके पिघलने से निकलती है, तो वो क्या होती है सतत। आगे हम पढ़ेंगे आगे के क्लास में, अगर इस क्लास में हुआ तो इस क्लास में, नहीं तो आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिमालय नदी तंत्र क्या होता है, फिर जा कर के जो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा ये टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक। तो नदी है, इस पिक्चर में जो जो दिख रहा है वो देख लेते हैं, ये पिक्चर है, ठीक। ये नदी हो गया, नदी में अगर कोई नदी आकर के मिल रही है तब उसको क्या कहेंगे, सहायक नदी कहेंगे। और जब नदी जो है अलग अलग भागों में बट जाती है तब उसको कहते हैं वितरिका। जैसे यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो ये सारी के सारी क्या हैं, वितरिका हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपको क्या हैं दिख रहे हैं, जो है वितरिका हैं, ठीक। यानी कि अलग अलग भागों में बट जा रहे हैं, देख रहे हैं नदी अलग अलग रास्तों में बट जा रही है, तो अलग अलग रास्तों में बट जाना क्या होगा, वितरिका कहला। नदी मुहाना क्या कहलाता है, तो कोई जो है नदी आती है और जब बड़े जलमंडल में जाकर के जहाँ मिलती है उसी को क्या कहते हैं, नदी मुहाना कहते हैं। प्रायद्वीपीय भाग क्या कहते हैं, जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसको प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। तटीय क्षेत्र क्या होता है, तो स्थल खंड और जल खंड, जहाँ स्थल खंड खत्म होता है और जल खंड शुरू होता है उसी को क्या कहते हैं, तट कहते हैं, ठीक है। पर्वत क्या होता है समझ चुके हैं ना, पठार क्या होता है वो भी समझ चुके हैं कि टेबल टॉप जैसी जो संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। घाटी, ठीक। उसके बाद पहाड़ी हम लोग समझ चुके हैं, मैदानी भाग, ठीक। उसके बाद जो है नदी, सहायक नदी, वितरिका हम लोग समझ चुके हैं। डेल्टा, अच्छा डेल्टा, चूँकि जब नदी क्या होती है अलग अलग जो है भागों में बट जाती है, क्या होती है ना कि जब पर्वत से नदी निकलती है ना वहाँ स्पीड ज़्यादा होती है, तो अपने साथ जो अवसाद होती है ना तो वो ढोटी चली जाती है। लेकिन जब मुहाना जाती है ना तो वहाँ तक जाते जाते नदी की गति इतनी धीरे हो जाती है ना कि अपने साथ जो भी अवसाद लेकर के आती है वो उसको क्या करती है, जमा करना स्टार्ट कर देती है। और जब जमा करना स्टार्ट कर देती है तो वहाँ से जो है क्या बनता है, डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे कि सुंदरवन का डेल्टा है जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। अब झील क्या है तो इसको समझ लीजिए। जैसे देखिए ये नदी आ रही है, कोई एक जलखंड है जो क्या हो चुका है, वो झील क्या है कि मतलब चारों ओर से क्या हो चुका है, घिर चुका है स्थल खंड से, ठीक है। वो गतिशील जल नहीं है, ठीक है, गतिशील जल नहीं है, वही क्या हो गया हमारा, झील हो गया। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मैदान क्लियर हो गया होगा, पठार क्लियर हो गया, पर्वत क्लियर हो गया होगा, प्रायद्वीपीय भाग क्या होता है वो भी क्लियर होगा, 3 ओर से क्या हो, जल से घिरा हो। वितरिका क्या होता है, जब वितरिका क्या होता है उसका डेल्टा क्या होता है, नदी मुहाना क्या, नदी मुहाना मतलब क्या, बड़े जल राशि में जहाँ पर मिल जाती है वही उसका नदी मुहाना का। जैसे कि गंगा का अगर पूछे कि नदी मुहाना क्या है तो बंगाल की खाड़ी है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी, चलिए आगे। अच्छा हाँ, तो पहले तो ये पढ़ लिए, यहाँ पे आप आते हैं, क्या था कि स्थल रूप जो है 2 प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं, ठीक। पहला क्या है, पृथ्वी के अंदर लगातार जो गति होती रहती है उसके कारण, और दूसरा क्या होता है, अपर्दन के कारण, ठीक है। दूसरी प्रक्रिया क्या है, बाह्य प्रक्रिया होती है। एक आंतरिक प्रक्रिया है, पृथ्वी के अंदर जो प्रक्रिया हो रही है उसकी वो हो गई, और दूसरा क्या होता है, बाह्य प्रक्रिया। तो पृथ्वी के अंदर जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, वो पृथ्वी के अंदर जो भी प्लेटें हैं
उसके खिसकने से जो बन जाए, या फिर कोई धंस गई जगह उसके कारण से अंदर में लावा है, मान लीजिए कि लावा कहीं पे ज्वालामुखी के रूप में निकल गया तो वहाँ से जो आकृति बन गई, तो वो सारी की सारी क्या है, आंतरिक हैं। ठीक है, वो सारे के सारे कारण क्या हैं, आंतरिक कारण हैं। तो आंतरिक कारण से भी बनते हैं, जैसे कि हम लोग, जैसे कि आग्नेय चट्टान हो गए या फिर पठारी भाग हो गया। ठीक है, तो वो सारी की सारी क्या हैं, जैसे कि भ्रंशोत्स सबसे अच्छा एग्जाम्पल, भ्रंशोत्स वो क्या होता है कि कोई भाग जो है धंस गया, कोई भाग ऊपर उठ गया, तो वो उस तरीके से भ्रंशोत्स पर्वत का निर्माण होता है, तो वो आंतरिक क्रिया है। ठीक है, लेकिन बाह्य क्रिया क्या है, बाह्य क्रिया में क्या क्या आता है, अपर्दन आता है, निक्षेपण आता है। अपर्दन मतलब क्या हुआ, जैसे कि नदी क्या हुई, गंगा नदी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या होता है कि हिमालय से आ रही है, ठीक है, तो वहाँ से क्या करेगी, जब अपने साथ चलेगी तो अब क्या करेगी, कटाव करेगी। तो कटाव करना क्या होता है, अपर्दन होता है। और क्या होता है, जो कटाव अपने साथ जो अवसाद ला रही है उसको कहीं पे जा करके बिछा दी, तो उसको क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। ठीक, तो इसके द्वारा भी क्या होता है कि हमारे जो उच्चावच है, हमारी जो धरती स्थल खंड की जो आकृति है वो उसका निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि मैदान का निर्माण जो है इसी प्रक्रिया के कारण होता है, मैदान का निर्माण इसी प्रक्रिया के कारण होता है। बाकी पर्वत पठार जो है वो हमारी आंतरिक क्रियाओं या फिर बाह्य क्रियाओं के भी मिले जुले परिणाम स्वरूप हैं। ठीक है, बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है। ठीक, पृथ्वी की सतह टूट कर घिस जाने को, पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। और अपर्दन की क्रिया द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखिए, कहीं से मट्टी कट रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, वो स्थलखंड नीचा जाएगा, लेकिन कहीं पे निक्षेपण हो रहा है तो निक्षेपण हो रहा है तो क्या हो, वहाँ पे जा करके वो बिछ रहा है, जो कट के आया है वो क्या हो गया, बिछ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि फिर से निर्माण होगा। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होता है। समझिएगा, जो अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया है वो किसके किसके द्वारा होगा, जल, वायु और बर्फ के द्वारा होगा। ठीक, विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई, ढालों के आधार पर पर्वत, पठार और मैदान में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तीन हम लोग पढ़ने वाले हैं, पर्वत, पठार और मैदान के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्थल रूप का निर्माण किन दो प्रक्रियाओं का परिणाम स्वरूप है, समझ चुके हैं। एक आंतरिक हो गया, ठीक, और एक बाह्य हो गया। आंतरिक में आपका भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक, क्लियर हो रही है ना, ज्वालामुखी हो गया, ज्वालामुखी से कोई आकृति पृथ्वी पे हो गई है, बन गई है, तो वो हो गया आंतरिक परिणाम स्वरूप। उसके बाद कोई भूकंप आ गया तो कोई धंस गया है, कोई हिस्सा ऊपर उठ गया है, तो इस तरीके की आकृति बन गई, तो वो क्या हो गया, आंतरिक प्रक्रिया का परिणाम है। और बाह्य प्रक्रिया, कहीं से मिट्टी कट रहा है, कहीं पे जाकर के जमा हो रहा है, तो वो क्या हो गया, बाह्य प्रक्रिया का। जैसे मैदान का निर्माण तो बाह्य प्रक्रिया के ही फलस्वरूप हुआ है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग पर्वत, पठार और मैदान के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या है, पर्वत। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। समझिए, शिखर क्या है, छोटा होता है, लेकिन जो ये आधार है ये क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक, ये पर्वत है, ये क्या है, पर्वत है। आगे क्या है, यह आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है। आसपास के क्षेत्र, पर्वत है तो ऊंचा होगा ही, पर्वत और पठार दोनों ऊंचा होता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि इसका जो ऊपर का जो भाग है वो उसका चौड़ाई कम होता है, लेकिन पर्वत का जो पठार है उसका चौड़ाई भी क्या होता है, टेबल टॉप की तरह होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। ठीक, जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु क्या होगी, ठंडी होगी। समझिएगा, कभी कभी पूछ देगा कि जो है आप ऊंचाई पे जा रहे हैं तो ठंडी बढ़ेगी, ठंडी घटेगी, इनमें से कुछ नहीं होगा, इनमें से दोनों होगा। समझिएगा, ठंडी क्या होगी, जलवायु क्या होगी, ठंडी होगी। आगे क्या है कि कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ नदियां होती हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, हिमानी कहा जाता है। समझिएगा, बर्फ पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां क्या कहलाती हैं, हिमानी कहलाती हैं। पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां क्या कहलाती है, हिमानी कहलाती हैं। ठीक, यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं। समझिएगा, ऐसा नहीं है कि
सिर्फ जो है स्थल पे ही पर्वत हम पाया जाता है, ऐसा नहीं है, समुद्र के अंदर भी पर्वत पाया जाता है। ठीक है, समुद्र के अंदर भी पर्वत पाया जाता है जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं ऑब्वियसली। क्या है, कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ज़्यादा लोग वहीं रहेंगे जहाँ पे उनके रहने की क्या है, अनुकूल परिस्थिति है। आगे क्या है, वहाँ धरातल की खड़ी ढाल वाला, जो धरातल जो होता है खड़ी ढाल वाला होता है, तथा कृषि योग्य भूमि की क्या होती है, कमी होती है। कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। याद रखना, जैसे कि आप लोग अगर जनसंख्या घनत्व देखेंगे ना, तो आप लोग पाएंगे कि बिहार का, पश्चिम बंगाल का, उत्तर प्रदेश का, इसकी जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। क्यों जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है? क्योंकि मैदानी भाग है, मैदानी भाग है तो कृषि आराम से हो सकता है, कृषि आराम से हो सकता है, जीवन की जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं वो सारी की सारी यहाँ क्या हैं, मिल सकती हैं। जब मिल सकती हैं तो लोग यहाँ ज़्यादा रहना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकती है, जिसको श्रृंखला कह सकते हैं, जो बचपन में हम लोग बनाते हैं। ये आकृति तो लगभग सारे लोग, हम लोगों को लगता है कि जो बच्चे का पहला जो पिक्चर होता है ना, यही होता है, पर्वत बनाओ, इधर सूर्य बना दो और इधर कहीं जो है झोपड़ी बना दो। ये जो है हमारा क्या होता है, पहला पिक्चर होता है लाइफ का। ठीक है, तो पर्वत जो एक क्रम में जो है व्यवस्थित रहती है, इसको क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं। आगे आ जाइए, इसको बलित पर्वत और भूपट्टी इसके बारे में हम लोग देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। आगे आ जाइए, पर्वत श्रृंखला कहते हैं। आगे क्या है, बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। जैसे कि अपने हिमालय की ही बात ले लेना, अपने हिमालय की ही बात ले लें तो सबसे ऊपर क्या हो गया, ट्रांस हिमालय, उसके बाद क्या होता है, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के बाद क्या होता है हमारा मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के इधर क्या हो जाता है, शिवालिक हिमालय। तो ये क्या है, एक समांतर क्रम में है। चलिए, हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रम, एंडीज जो है क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, हिमालय कहाँ का है, एशिया का है, आल्प्स कहाँ का है, यूरोप का है, और एंडीज कहाँ है, दक्षिण अमेरिका का। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे क्या है कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, बलित पर्वत, भ्रंशोत्स पर्वत और ज्वालामुखीय पर्वत। ठीक है, हिमालय तथा आल्प्स पर्वत जो है वो बलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर जो है शंकुआकार होती है, ये शंकुआकार होती है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। याद रखिएगा, भारत की सबसे पुरानी, यानी कि भारत की जो अरावली जो श्रृंखला है, जो कि हमारा जो है राजस्थान से लेकर के और कुछ दिल्ली तक फैला हुआ है, ये जो है विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। याद रखिएगा, विश्व की सबसे पुरानी, जो पूछेगा कि बलित पर्वत श्रृंखला कौन है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला क्या हो चुकी है, घिस चुकी है। लगभग 500 साढ़े 500 साल जो है इसका, मतलब मिलियन साल में बतलाया जाता है कि इसका एज है। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो चुका है, ये घिस चुका है और इसकी ऊंचाई कम हो चुकी है। लगभग 8000 से भी ज़्यादा इसका बतलाया जाता था कि ऊंचाई है, लेकिन अभी 1000 के आसपास में रह गया है ये ऊंचाई। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत, ठीक है, याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। ठीक है, इनकी ऊंचाई क्या है, कम है, बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का अरावली, ठीक है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन और रूस का जो है यूराल पर्वत, ये जो है क्या है, बहुत पुराना बलित पर्वत। सिंपल सा देखिए, ये कुछ ऐसा पर्वत था, अब इस पे धीरे धीरे क्या होगा, घिसेगा 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 घिसेगा, तो स्वाभाविक है कि ये कुछ समय के बाद इस तरीके से दिखने लगे हम लोगों को। ठीक है, तो ये यहाँ पे कह रहा है।
देखिए बलित पर्वत क्या होता है ना कि फोल्ड माउंटेन वो फोल्ड होकर के बनता है। जैसे हिमालय क्या है, जैसे कि हिमालय जैसे भारतीय प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से जब टकराया तो वो क्या हुआ कि जो तेथिस सागर में जो अवसाद वगैरह था वो फोल्ड होकर के, ठीक है, वो बन गया क्या, अपना बलित पर्वत, सॉरी हिमालय बन गया। ठीक है, आगे क्या है, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, अब हम लोग भ्रंशोत्स पर्वत के बारे में, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होता है। ऊर्ध्वाधर विस्थापित मतलब क्या, या तो नीचे चले जाओ या फिर ऊपर चले जाओ, इसी को कहते हैं ऊर्ध्वाधर। ये क्षैतिज हुआ, ठीक है, ये क्षैतिज हुआ, लेकिन ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब जो पर्वत का निर्माण होता है उसको कहते हैं भ्रंशोत्स पर्वत। ठीक है, इसमें भी ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहते हैं, उत्खंड कहते हैं, और नीचे धंसे हुए भाग को द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। ठीक है, या फिर ग्रावेन कहा जाता है, जैसे इस पिक्चर में समझ लीजिए। ये कुछ स्थलखंड था, मान लीजिए ये ऐसे ऐसे था पूरे के पूरे। ठीक है, कुछ समय बाद क्या हुआ कि ये इतना दूर का जो स्थलखंड है वो नीचे की तरफ विस्थापित कर गया, या फिर ये इसी लेवल में था और ये जो स्थलखंड है ये ऊपर की तरफ विस्थापित कर गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ऊंचा भाग हो जाएगा और ये नीचा भाग हो जाएगा। इसके द्वारा भी एक पर्वत का निर्माण हुआ ना, इसके द्वारा एक पर्वत का निर्माण हुआ ना। तो इस तरह का जो पर्वत होता है उसको क्या कहते हैं, भ्रंशोत्स पर्वत कहते हैं। उदाहरण क्या क्या है, जैसे देख लीजिए, जैसे ऊपर उठे भाग को उत्खंड कहते हैं और जो नीचा जो धंस गया उसको द्रोणिका कहते हैं। अब देखिए, जैसे यूरोप के राइन घाटी और वोसजेस पर्वत इसके क्या हैं, उदाहरण है। ठीक, अब एटलस में कह रहा है कि इसको आप लोग देख लीजिएगा। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देखिए, बस वही है कि देख लीजिए। ठीक है, और इसके और कुछ उदाहरण पता लगे तो उदाहरण दूसरा जगह क्या जाना है, अपने आ जाइए ना भारत में। जैसे भारत में जो है हमारा विंध्य पर्वत और सतपुड़ा, ठीक है, ये एक तरह का क्या है, भ्रंशोत्स पर्वत का ही क्या है, उदाहरण है। मतलब ये क्या करता है, दोनों भाग ऊंचा उठ गया और इसके बीच जो है एक भ्रंश जो नीचे जो मतलब नीचे जो धंस गया है वो भाग क्या है, भ्रंश कहलाता है। और इसी में तो हमारी नर्मदा नदी क्या करती है, बहती है, तो इसलिए तो कहते हैं नर्मदा नदी को क्या, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कहते हैं ना। चलिए, ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत किस तरीके से बनते हैं, ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। ठीक है, अब अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत के क्या हैं, उदाहरण हैं। ठीक है, तीन तरह के हम लोग पर्वत पढ़े हैं। एक पढ़े हैं पहला बलित पर्वत, दूसरा पढ़े हैं हम लोग भ्रंशोत्स पर्वत, और तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, बलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन है, हमारे हिमालय हो गए। ठीक है, और उसके बाद क्या है, देख लीजिए बलित पर्वत। ठीक है, बलित पर्वत का जो है उदाहरण कौन कौन हो गया, हमारा ये हिमालय हो गया, आल्प्स पर्वत जो हो गया वो हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं। उसके बाद क्या है, अरावली जो है ये हो गया। ठीक, भ्रंशोत्स पर्वत में जो है हमारे जो हैं यूरोप की जो राइन घाटी है, याद रखिएगा यूरोप की राइन घाटी क्या है, यूरोप की राइन घाटी क्या है, भ्रंशोत्स पर्वत का, और वोसजेस पर्वत, ये दोनों क्या हैं, भ्रंशोत्स पर्वत के उदाहरण हैं। उसी तरीके से अगर ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो अफ्रीका जो है, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का क्या है, फ्यूजियामा, ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। सिंपल सा था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है, पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं, मतलब जल वहाँ जमा रहता है हिमानियों के रूप में। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है, यानी कि वही जो बर्फ़ है उससे होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुँचाया जाता है। ठीक, पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। नदी घाटियों तथा वेदिका कृषि आगे पढ़ेंगे हम लोग, वो जो सीढ़ीनुमा कृषि होती है उसको कहते हैं, वेदिका कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार के वनस्पति जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक, क्योंकि ऊंचाई बढ़ रहा है ना, तो ऊंचाई बढ़ रहा है तो जलवायु बदल रहा है, और जलवायु बदलेगा तो जीव के जो प्रकार हैं वो भी क्या होंगे,
बदलेंगे, जैव विविधता ज़्यादा पाया जाएगा। जीव जंतु पाए जाते हैं, वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय जो भी है, गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। ठीक, सैलानियों द्वारा पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान हैं। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्काइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। ठीक है, तो ये बतलाया है कि क्या इम्पोर्टेंस है इसका। ठीक है, कि वहाँ से जलाशय मतलब जो नदियाँ होती है उसका क्या है, उद्गम स्थल होता है हमारे ये पर्वत वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, अब ये बतला रहा है कि ज्वालामुखी कैसे आता है। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें लावा होता है। ठीक, वो क्या होता है, मैग्मा। ठीक, वही जब बाहर निकलता है लावा कहलाता है, मतलब वही लावा हुआ। ठीक, और वही बाहर निकल करके और जम के और फिर चट्टान का निर्माण कर दिया तो ज्वालामुखी पर्वत कहला देता है। ठीक है, ये ज्वालामुखी पर्वत का एक पिक्चर दिया गया है, कुछ खास है नहीं। अब इस खेल का नाम बतलाने को कह रहा है। बर्फ पे आपका स्केटिंग हो रहा है। चलिए आइए अब पढ़ लेते हैं पठार के बारे में। पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है, उठी हुई सपाट भूमि। ठीक, यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक ऊंचा होता है। ठीक है, पर्वत भी ऊंचा होता है, पठार भी ऊंचा होता है, लेकिन पर्वत जो है उसका जो ऊपरी भाग होता है उसकी चौड़ाई कम होती है। ठीक है, लेकिन ये सपाट होता है, इसका ऊंचा भाग जो है सपाट होता है, इसका संगवाकार होता है। पर्वत का संगवाकार होता है लेकिन इसका क्या होता है, सपाट होता है। बस ये अंतर याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे क्या है, इसका ऊपरी भाग जो है मेज के समान सपाट होता है, मेज के समान मतलब है ना, टेबल टॉप, मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिसके ढाल खड़े होते हैं, वही ढाल खड़ा होगा, समझ जाइए, ये खड़ा ढाल, ये ढाल खड़ा। बस आइए, पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पर्वत का हो सकता है उसी तरीके से पठार का भी हो सकता है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। ठीक है, ये पठार उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, भारत का एक दक्कन का पठार याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक, आगे क्या है, तिब्बत का पठार, ये याद रखिएगा क्योंकि विश्व में प्रथम है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से, ठीक है, कितना है, औसत ऊंचाई जो है 4000 से लेकर के 6000 मीटर है, याद रखिएगा। और विश्व में क्या है, प्रथम है। ठीक है, विश्व में प्रथम है किसके हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से। ऊंचाई कितनी है, 4000 से 6000 मीटर तक है तिब्बत का पठार, याद रखिएगा। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की क्या होती है, प्रचुरता होती है। पठारी भाग है मतलब खनिज होंगे, यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। तो देख ही लीजिए ना, जैसे हो गया आपका झारखंड देख लीजिए, वहाँ आपको खनिज बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश है, वहाँ आपको मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ मिल जाएगा। ये सारे के सारे पठारी भाग हैं। पठारी भाग में आप लोगों को मतलब सोच के चलिए कि वहाँ खनिज तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो पठारी भाग जो होता है ना, वो खनिज के लिए बहुत ज़्यादा, खनिज में धनी क्षेत्र होता है। ठीक, अब देख लीजिए, यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, पठारी भागों में स्थित है वही खनन क्षेत्र। अफ्रीका का पठार जो है सोना और हीरो के लिए क्या है, हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का पठार जो है सोना और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार जो है लोहा, कोयला और मैंगनीज के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला और मैंगनीज का बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत जलप्रपात हो सकते हैं। ठीक है, तो जलप्रपात जो होते हैं, बहुत सारे जलप्रपात पठारी भागों में ही होते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंची से गिरती है, मतलब नदियाँ जो है ऊंचाई से गिरती है। वही कहता है, देख, जब जो है नदियाँ
ऊंचाई भाग से गिरती है, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं ना। ठीक है। भारत में छोटा नागपुर पठार स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात। ठीक है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात, याद रखिएगा हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, स्वर्ण रेखा नदी पर है, और ये कहाँ है, छोटा नागपुर पठार का भाग है, याद रखिएगा। एक हुंडरू जलप्रपात याद रखिएगा। आगे क्या है, कर्नाटक में जोग जलप्रपात। ठीक है। इस प्रकार के जलप्रपात के उदाहरण याद रखिएगा। दो याद रखिएगा, जो कि एनसीईआरटी में जितना दिया हो कम से कम उतना तो याद रखिएगा। एक क्या है, हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, स्वर्ण रेखा नदी पे है। दूसरा क्या है, कर्नाटक में क्या है, जोग जलप्रपात। ठीक है, ये दो याद रखिएगा। लावा पठार में काली मिट्टी की क्या होती है, प्रचुरता होती है। ठीक, लावा जो पठार होगा उसमें काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो उपजाऊ है। ठीक, एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। वो सिंपल सा है। जैसे हिमालयी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में आपको अच्छे अच्छे जगह देखने को मिल जाएंगे, उसी तरीके से पठार में भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये दो जलप्रपात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं मैदान पर। ठीक, मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। सामान्यतः जो है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। 200 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं होता है। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल एवं तरंगित होते हैं, मतलब थोड़ा ऊपर खाबर हो सकता है। अधिकांश मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा बनी होती है। ठीक है, अधिकांश मैदानों का निर्माण किससे होता है, नदियों के द्वारा और उनकी सहायक नदियों के द्वारा होता है। नदियाँ क्या करती हैं, पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है और उन्हें अपर्दित करती है। ठीक है, और वे अपर्दित पदार्थ जो है अपने साथ लाती है और क्या करती है, मैदानों में बिछा देती है, और उस तरीके से मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, क्या करती है, अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे बालू, पत्थर, बालू, सिल्ट वे घाटियों में क्या कर देती है, निक्षेपित कर देती है, और उससे क्या हो जाता है, मैदान का निर्माण हो जाता है। बस सिंपल सा था। समझ में आया ना कि मैदान का निर्माण कैसे होता है। नदियाँ पर्वतीय प्रदेश से आ रही है, अपने साथ जो है अवसाद लेकर के आ रही हैं, अपर्दित मतलब पहाड़ को ही, जो पर्वत है उसी को अपर्दित कर रही है और अपने साथ ला रही है, आ करके पूरे बिछा दी, लीजिए बन जाइए मैदान, हो गया, बन गया मैदान। इतना जल्दी नहीं बनता है जितना जल्दी हम बना दिए यहाँ पे। आगे क्या है, सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होता है। मैदान क्या है, उपजाऊ होता है, क्योंकि क्या है ना कि नई नई मिट्टी आ रही है ना, तो नई नई मिट्टी आएगी तो वो उपजाऊ होंगे ही होंगे। ठीक है, अपने साथ जो भी अवसाद है वो ला रहे हैं, वो सरगल के जो हैं क्या करते हैं, अधिक उपजाऊ बना देते हैं मिट्टी को। यहाँ परिवहन के साधन का निर्माण करना क्या होता है, आसान होता है। अब सिंपल सा बात है, ऊपर खाबर में कोई कहे आपको चढ़ने के लिए, जाने के लिए कहीं, और कोई कहे समतल में जाने के लिए, आप किस में जाना पसंद करेंगे भाई। समतल अगर क्षेत्र है तो वो जाने के लिए बहुत बढ़िया है, हम आराम से ड्राइव वगैरह कर सकते हैं, वहाँ पे आराम से रेलवे लाइन बिछाई जा सकती हैं, रास्ते बनाए जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि परिवहन के साधन का जो निर्माण करना जो होता है मैदानी भाग में आसान होता है। मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा ही होगा, जनसंख्या ज़्यादा होगी ही होगी। आगे क्या है, नदियों द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये नदियों के द्वारा बनाए गए हैं, क्या है, एशिया और उत्तरी अमेरिका। एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। चीन में ले लीजिए तो यांगत्से नदी का मैदान जो हो गया, इसका उदाहरण है। ये एशिया का है। ठीक है, भारत में क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। चीन में क्या है, यांगत्से नदी का मैदान। ये दो याद रखिएगा। आगे क्या है, मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। मैदान मनुष्य, ये सिंपल है, जनसंख्या के बहुत अधिक होती है, क्योंकि मकान बनाने के लिए, खेती करने के लिए समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ जो है खेती अच्छी खासी हो जाती है। गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक क्या है, जनसंख्या घनत्व वाला है। सिंपल है। अब स्थल रूप और लोग।
पिक्चर गजब है ये वाला। चलिए, स्थल रूप और लोक। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें अच्छी उपजती है, बस यही होगा। फसलें उगाना, घर बनाना, सड़क बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में क्या होता है, आसान होता है। ये सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए हम लोग इसको जल्दी जल्दी करके पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर भी पाया जाता है। अब क्षेत्र अलग है उनके, तो उनके जीवन मतलब रहने का ढंग भी क्या होगा, अलग होगा ही होगा, ठीक है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान, बाढ़ बहुत ज़्यादा विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर, इनको रोक तो नहीं सकते हैं ना, इनको रोक नहीं सकते हैं प्राकृतिक, और कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोग जिम्मेवार होते हैं कहीं ना कहीं। फिर भी अगर हो रही है तो इसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसके खतरे को कम कर सकते हैं अगर हम लोग जागरूक हैं तो। अब यहाँ पे एक है रस्सी से बना पुल, देख लीजिए क्या गजब है। रस्सी से ये बना पुल है, कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का, याद रखिएगा। अब यहाँ हम लोग जो उल्टा पुल्टा काम करते हैं उसके बारे में अब चर्चा होगी। मतलब अजीब हैं हम लोग भी, अजीब हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थलों को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थलों का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण कर दीजिए, ठीक है, तो ये गलत है। उपजाऊ अनुपजाऊ भूमि है वहाँ पे आप मकान बनाइए, जो उपजाऊ भूमि है उसको कृषि के लिए रहने दीजिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और ज़मीनें उतनी हैं। आने वाले दिनों में खाने पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। दिक्कत तो अभी भी है लेकिन आगे और ज़्यादा होंगी, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं ना। अब नदी में एक चीज़ क्या है ना कि हम लोग जो है ना मतलब अनमाने ढंग से जो है ना यूज कर रहे हैं संसाधन का। इस पे कम से कम जो है ना रोक लगाना चाहिए। साफ़ सफाई अगर रहेगी तो हम ही लोगों का फ़ायदा होगा, हम ही लोग आगे तक बढ़ेंगे। आगे जब है ना, आगे जब आएंगे क्लास 10th या 9th में, तो हम लोग वहाँ 10th में, तो वहाँ सतत पोषणीय विकास हम लोग पढ़ने वाले हैं, या 7th क्लास में या 8th क्लास में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ क्या है कि सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि आने वाली पीढ़ी की ज़रूरत जो है उसको बिना कुछ किए हुए अभी वर्तमान में जो है उसकी ज़रूरतों को पूरा करना। तो उसके लिए तो दिमाग चाहिए ना, दिमाग से यूज अगर करेंगे तब होगा, ठीक है। योजनाबद्ध तरीके से यूज करेंगे संसाधन का, तब वो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी पे भी असर नहीं पड़ेगा। नहीं तो हम लोग ही यूज करके टिक जाएंगे और आने वाली जो पीढ़ी रहेगी हम लोगों को गाली देते रहेगी। तो गाली अगर नहीं सुनना है तो भाई विवेकपूर्ण उपयोग करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। और यही जो सोच है यही कहलाता है सतत पोषणीय विकास। यहाँ देखिए नदी को हम लोग प्रदूषित कर रहे हैं। एक चीज़ बतलाएं, एक चीज़ हम लोग देखते हैं, गंगा नदी अगर हम लोग जाते हैं, गंगा नहाने जाते हैं, वहाँ देखते हैं कुछ लोग ऐसे, मतलब क्या ही कहें उन लोगों को, गए और उसी में शैम्पू से एकदम माथा धो रहे हैं, जैसे कि मतलब क्या कहें कि सालों से जो है ना वो सर में शैम्पू नहीं किए हुए हों। क्या ज़रूरी है वहाँ शैम्पू डालने की? वहाँ आप शैम्पू डालोगे उसमें जो जीव रह रहे हैं उनके लिए खतरा है, आप प्रदूषण फैला रहे हो, वो पानी फिर जा कर के समुद्र में मिल रहा है, समुद्री जीव भी प्रभावित हो रहे हैं। याद रखिए धरती पर जितना जैव विविधता रहेगा उतना हमारे लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है। ठीक है, आस्था है, मानते हैं, वहाँ जाकर के क्या ज़रूरी है आप शैम्पू उसमें मतलब शैम्पू करें? क्या ज़रूरी है कि आप उसमें
अगरबत्ती जलाएं और उसी में फेंक दें, उसका जो पॉलीथीन आता है वो भी उसी में फेंक दें। पॉलीथीन तो नहीं ना डिग्रेडेबल है, आसानी से तो नहीं, तो वो अपघटित हो जाता है। उसको आप घर ले आइए ना, क्या ज़रूरी है इतना गंदगी फैलाने की। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को सुधारनी पड़ेगी, नहीं तो फिर तो हो गया। अब इधर एक स्वच्छ भारत मिशन के बारे में है। सरकार तो प्रयास कर ही रही है, लेकिन सारी चीज़ें हम सरकार पे नहीं छोड़ सकते ना, हम लोगों का अपना भी कुछ तो बनता ही है ना। स्वच्छ भारत मिशन, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और जानते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग बने हुए हैं क्या, वो क्या था, शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, शिकारी आया दाना भी डाला, जाल भी था, हम लोग जाकर के फंस भी रहे हैं, बस यही हो रहा है। और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु और स्वच्छ वातावरण क्या है, हमारी ज़रूरतें हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है और बहुत सारी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इधर पर कुछ पिक्चर वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग तरह की चीज़ें पढ़े, क्या क्या पढ़े हैं, पर्वत, पठार और मैदान के बारे में मेनली हम लोग पढ़े हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, बाकी तो क्या है। प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं, पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत और पठार में क्या है, तो पर्वत का जो ऊपरी भाग होता है शंक्वाकार होता है, लेकिन इसका सपाट होता है, पठार का सपाट होता है। बस पर्वत के विभिन्न प्रकारों में कौन कौन है, तो बलित पर्वत, भ्रंशोत्स पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हाँ, क्या आ जाइए। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है, चर्चा कर चुके हैं। नदियाँ निकलती हैं, घूमने वाले जगह हैं, जैव विविधता पाया जाता है, वन पाए जाते हैं। अब वन पाए जाते हैं तो उनका हम उपयोग अलग अलग तरीके से बहुत सारे रूपों में कर सकते हैं। आगे क्या है, मैदान का निर्माण किस प्रकार होता है। नदियाँ क्या करती है, जब पर्वत से आती हैं तो अपने साथ जो है पर्वत को काटती, छाती या पर्दित करती हुई आती हैं, और जो अपने साथ जो लाई है, जो सिल्ट लाई है, बालू लाई है, जो चट्टान के टुकड़े लाए हैं, वो क्या कर देती है, बिछा देती है, और उस तरीके से हमारा मैदान का निर्माण होता है। ठीक, नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले क्यों होते हैं। ठीक है, बस वही है कि समतल है तो समतल भूमि में हमारा कृषि कार्य हो गया, चाहे परिवहन हो गया, चाहे जो भी हमारे जीवन के लिए जो गतिविधियाँ होती हैं वो आसान होती हैं। ठीक है, इसलिए क्या होती है, मैदानी भागों में सघन जनसंख्या होता है। आगे क्या है, पर्वतों में जनसंख्या क्यों होती है, बस वही है, उल्टा कर लीजिए। लाइफ उतना भी क्या है, आसान नहीं होता है, वहाँ पे ऊंचाई पे होती है ऊबड़ खाबड़, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं। ठीक, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या क्या होती है, कम होती है। कुछ ऑब्जेक्टिव है, देख लेते हैं। पर्वत पठारों से भिन्न है किस में, ऊंचाई तो होती है, ढाल, अभिमुखता। ठीक है, ढाल उसका क्या होता है, अलग होता है। पर्वत का ढाल ये देख लीजिए, और जो पठार का ढाल है ये देख लीजिए। हिमानी कहाँ पाई जाती है, ऑब्वियसली कहाँ पाई जाती है, पर्वतों में पाई जाती है। दक्कन पठार कहाँ है, तो दक्कन भारत में है। ठीक है, यांगत्से नदी कहाँ बहती है, तो चीन में बहती है। यूरोप के एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला का नाम बतलाइए। यूरोप का बतलाना है, लोग बतला दीजिए। चलिए, समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मैदान कहा जाता है। हिमालय और आल्प्स जो है किस प्रकार के पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं। डैश क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है, तो पठारी क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता। डैश पर्वतों का एक क्रम है, श्रृंखला जो है पर्वत श्रृंखला, वो पर्वतों का एक क्या है, क्रम है। डैश क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं, तो मैदानी भाग होते हैं। तो ये चैप्टर भी हो गया हमारा ख़त्म। जो चीज़ें थी वो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हम जल्द ही अगले चैप्टर पे हम लोग बढ़ते हैं। बतला चुके हैं कि क्या है कि आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 6 का भी ख़त्म हो जाए, 7 का भी ख़त्म हो जाए, इसलिए लगातार जो है हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। आवाज़ थोड़ी सी मैनेज करके चल रहा हूँ कि ताकि वहाँ तक एनर्जी बची रही, नहीं तो पता चला कि एनर्जी ख़त्म 1-2 पार्ट में ही। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। जल्दी हम लोग कर रहे हैं, एग्ज़ाम वगैरह हो जाता है तो फिर हम लोग डिटेल में देखते रहेंगे, क्या ही दिक्कत है। तब तक आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है मतलब बता दीजिएगा कमेंट में। चलिए, धन्यवाद।